हाय ऑल, वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था देयर इज अ लिस्ट ऑफ गुड्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कैरीड। ठीक है, हमने लास्ट में पढ़ा था पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस शेल कैरी अ कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई issued in accordance with the provisions of rules 46 है और 49 है 49 in case where such person is not required to carry an e-way bill under this rules। तो जिन केसेस में ई-वे बिल कैरी करना मैंडेटरी नहीं है, एक केस कौन सा हो सकता है, जब आप जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है तो ई-वे बिल कैरी करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन उस केसेस में क्या होना चाहिए आपके पास, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान। ठीक है, और there is a list of goods on supply of which e-way bill is not required to be generated। तो वो लिस्ट हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, notwithstanding anything explained above, no e-way bill is required to be generated in the following cases। अब इन केसेस में e-way bill जनरेट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली e-way bill आपको कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, whichever is applicable। So where the goods being transported are the ones given below। So there are 8 items given in the list। ठीक है, there are 8 items given on transportation of which e-way bill is not required। Liquefied petroleum gas LPG for supply to household and non-domestic exempted category। LPG when supplied to household या फिर NDEC। तो NDEC क्या है फ्रेंड्स, NDEC है सॉरी NDEC इज नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। और इस कैटेगरी में कौन आता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट कैंटीन्स हो गए, मैसेस हो गए, किसकी, पुलिस की, BSF की, CISF की। ठीक है, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ NDEC और इस NDEC की लिस्ट में से किसी को भी अगर गुड सप्लाई करते हो तो ई-वे बिल कैरी करना जरूरी नहीं है। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स मतलब जो मोती होते हैं। ठीक है, एंड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स एंड मेटल्स क्लैड विद प्रीशियस मेटल। तो इनके केस में भी ई-वे बिल कैरी करने या जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल। फ्रेंड्स आपको पता होगा गोल्डस्मिथ, ठीक है, सो दीज पीपल आर एक्सपर्ट विथ डिजाइनिंग वेरियस आर्टिकल्स ऑन गोल्ड, उसको बोलते हैं गोल्डस्मिथ। ठीक है, तो ये जो भी ज्वेलरी बनाते हैं यूजिंग गोल्ड, उसके भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है। करेंसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करेंसी, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स। हाउस होल्ड पर्सनल इफेक्ट्स मतलब ये बिजनेस गुड्स नहीं है, ये क्या है, पर्सनल हाउस होल्ड गुड्स है। इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को घर शिफ्ट करना है तो उस केस में ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कोरल, अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल, इस केस में भी, सो दिस कोरल्स आर प्रीशियस काइंड ऑफ स्टोन्स फाउंड इन द सीज और ओशंस। तो वेदर दे आर वर्क्ड और अनवर्क्ड, इनके केस में भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, so this was A। now the list continues from B till JKI। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं कि किन किन केसेस में ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। where the goods are being transported by a non motorized conveyance। तो फ्रेंड्स नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस मतलब ये वो व्हीकल्स है, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो मोटर से नहीं चलते। कैसे चलते हैं, दे रन यूजिंग ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, साइकिल रिक्शा देखी होगी आपने, है ना, तो उसमें अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लॉरीज देखी होगी, उसमें भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जेम्प्ट, अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बट एग्जेम्प्ट अदर देन डी ऑयल्ड केक, लेकिन अगर आप डी ऑयल्ड केक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। फाइन, where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, diesel, motor spirit, natural gas और aviation turbine fuel। ये पढ़ के क्या याद आता है फ्रेंड्स, ये पढ़ के हमको याद आता है गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ
जीएसटी। तो गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी के केस में भी अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो पूरी लिस्ट दी गई है, ऐसा नहीं है कि आपको इनको याद रखना है, जस्ट आप एक बार रीड करो और अगर एमसीक्यू में पूछें तो एमसीक्यू में आपको इसका आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपको 2 या 4 मार्क में पूछते हैं तो 7-8 आइटम आप याद कर सकते हो, जो कि क्या है, लॉजिकल है। जैसे नॉन मोटराइज कन्वेंस याद रह जाएगा, एग्जेम्प्ट गुड्स याद रह जाएगा, नेगेटिव लिस्ट वाले गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है ना। गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें जीएसटी की ई वे बिल की जरूरत नहीं है ना। तो कुछ 7-8 इजी वाले आप पकड़ के याद कर लेना, और अगर थियरी में पूछते हैं 2 या 4 मार्क में तो आप लिख सकते हो। चांसेस बहुत कम है थियरी में आने के, बट शायद अगर एमसीक्यू में पूछ लें तो जस्ट आप इस लिस्ट को एक बार रीड करके रखोगे तो एमसीक्यू आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि किन किन केसेस में ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, ये कौन सा है, नेगेटिव लिस्ट गुड्स गिवन अंडर शेड्यूल 3, ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं होते, तो इनके केस में भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, नेपाल ले जा रहे हो या नेपाल से ला रहे हो, भूटान ले जा रहे हो भूटान से ला रहे हो, ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 7 2017 विच आर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, और ये किसको गुड सप्लाई करते हैं, ये कैंटीन्स में गुड सप्लाई करते हैं। कहाँ के कैंटीन्स में, मान लीजिए कोई आर्मी कैंप है, वहां पे कोई कैंटीन है तो वहां पे सप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द यूनिट रन कैंटीन्स इन मिलिट्री बेसिस। मान लीजिए मिलिट्री स्कूल्स है तो उसमें, ठीक है, मिलिट्री स्पेशल हॉस्पिटल्स है तो उनमें, है ना, कोई मिलिट्री बेस कैंप्स हैं तो वहां पे जो कैंटीन्स होते हैं वहां पे ये सप्लाई करेंगे। तो ये जब गुड सप्लाई होते हैं CSD मतलब कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से यूनिट रन कैंटीन्स इन मिलिट्री बेसिस और टू एन ऑथराइज्ड कस्टमर्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय यूनिट रन कैंटीन्स टू द ऑथराइज्ड कस्टमर्स, ठीक है। तो यूनिट रन कैंटीन्स उनके ऑथराइज्ड कस्टमर्स को या मिलिट्री बेसिस पे अगर गुड सप्लाई करते हैं तो उस केस में ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है। And notification number 26 wherein supply of heavy water and nuclear fuels by Department of Atomic Energy to Nuclear Power Corporation of India। Atomic Energy, Department of Atomic Energy अगर Nuclear Power Corporation of India को कोई गुड सप्लाई करता है उस केस में ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। Any movement of goods caused by defense formation under Ministry of Defense as consignor or consignee, ठीक है, goods transported by Ministry of Defense, where consignor of goods is central government, state government or local authority for transport of goods by rail, रेल से ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो उस केस में ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, एम्प्टी ट्रक्स पास ऑन हो रहे हैं रोड से, ठीक है, तो उस केस में भी ई वे बिल की जरूरत नहीं, गुड्स ही नहीं है अंदर तो ई वे बिल में लिखोगे क्या, फाइन। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू अ वे ब्रिज फॉर वेमेंट और फ्रॉम वे ब्रिज बैक टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द मूवमेंट इज अकम्पनीड बाय डिलीवरी चालान। क्या बोला है फ्रेंड्स, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से 20 किलोमीटर के अंदर कोई वे ब्रिज है, ठीक है, तो लोग कई बार क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने गुड्स ऑर्डर किए 20 टन और ट्रक है, जिस ट्रक में वो गुड्स है उस ट्रक का वेट है 5 टन, तो वो देखेंगे ट्रक का वेट करा के कि टोटल 25 टन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने गुड्स कहीं से ऑर्डर किए 25 टन, तो आपको कैसा पता पड़ेगा कि वो 25 टन आए कि नहीं आए, सेम टाइम पे आप निकाल के मेजर तो करोगे नहीं, तो पूरे ट्रक का वेट करवाते हैं, पहले खाली ट्रक का वेट करवाएंगे, भाई खाली ट्रक का वेट कितना है, मान लो 5 टन आया, गुड्स के साथ वाले ट्रक का वेट कितना है, मान लीजिए 25 टन आया, तो आपको पता पड़ जाएगा कि लोडेड का 25 टन, अनलोडेड का 5 टन, मतलब ट्रक के अंदर 20 टन गुड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या करवाते हैं, वे ब्रिज में ट्रक का वेट करवाते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर विद इन 20 किलोमीटर है कोई वे ब्रिज, वहां पे ट्रक जा रहा है, वेट करा रहा है, वहां से वापस आ रहा है और केवल क्या है उसके पास डिलीवरी चालान के अंदर कौन से गुड्स हैं, किसने सप्लाई की, रेसिपिएंट कौन है, उसकी डिटेल्स वाला डिलीवरी चालान है, तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है,
किस केस में? प्रीमाइसिस टू वेब्रिज, वेब्रिज टू बिजनेस प्रीमाइसिस. फाइन. वेयर एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ liquefied petroleum gas are being moved for reasons other than supply. Empty cylinders for packing of LPG, LPG के empty cylinders है, उसमें LPG को आप refill करवाने लेके जा रहे हो, ठीक है. सो क्या आप LPG cylinders बेचने जा रहे हो या LPG बेचने जा रहे हो? नहीं. सो दिस इज व्हाट, इज दिस अ सप्लाई? नो, दिस इज अदर देन सप्लाई. मतलब आप एम्प्टी सिलेंडर्स लेके जा रहे हो केवल उसको रिफिल कराने के लिए. तो जो एम्प्टी सिलेंडर्स लेके जा रहे हो वो बेचने के लिए नहीं लेके जा रहे हो. सो दिस इज रीजन अदर देन सप्लाई. और इस केस में ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? सो वी आर डन विद योर चैप्टर. और अब हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज विच इज गिवन इन योर मॉड्यूल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. In case of taxable supply of services, invoice shall be issued within a period of dash from the date of supply of service. So, invoice should be issued within a period of 30 days. So, A is our answer. In case of taxable supply of services by an insurer, invoice shall be issued within a period of dash from the date of supply of service. So बैंक और इंश्योरेंस के लिए हमको पता था, NBFC के लिए कितना है? It is 45 days. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ये चैप्टर 8 से कम, टाइम ऑफ सप्लाई से ज्यादा है. फाइन. टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस की, इनवॉइस कितने समय में इश्यू कर देनी चाहिए. गुड्स के लिए अलग प्रोविजन थे, सर्विस के लिए अलग प्रोविजन थे. ठीक है. In case of continuous supply of service, where the due date of payment is ascertainable from the contract, invoice shall be issued. Continuous supply of service है और contract से पता पड़ रहा है कि due date of payment कौन सा है, तो invoice कब तक issue कर देना चाहिए? So invoice shall be issued on or before due date of payment. B is our answer. Where the due date of payment is not ascertainable from the contract, अगर due date का पता नहीं चलता है कॉन्ट्रैक्ट में, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? मतलब इनवॉइस लास्ट टू लास्ट कब तक इशू कर देना है? तो इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ, सॉरी, ऑन और बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट. सो ए इज आवर आंसर. When the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued. When the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, invoice shall be issued. कब कर सकते हैं invoice? Before और at the time of supply भी कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर तब तक acceptance नहीं आया है तो कब तक कर सकते हैं? 6 months from the date of removal, 6 महीने बाद भी कर सकते हैं ना. सो A और B, either earlier of A or B is our answer. Sultan Industries Delhi entered into a contract with Prakash for supply of spare parts on 7th September. Spare parts were delivered on 30th September. Sultan Industries removed the spare parts from its factory on 29th September. Determine the date by which invoice should be issued by Sultan Industries Limited. तो इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था? डेट ऑफ रिमूवल तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31. तो डेट ऑफ रिमूवल कौन सा है? 29 सितंबर. सो इन दिस केस 29 सितंबर इज आवर आंसर. MBM caretakers, a registered person, provide the service of repair and maintenance of electrical appliances. On 1st April, it has entered into an annual maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine. As per the terms of the contract, maintenance services will be provided on the first day of each quarter and the payment for the same will be due on same date. During the year it provided the supply of service on 1st April, 1st July, 1st October and 1st Jan in accordance with the terms of contract. When should MBM caretakers issue the invoice for the services rendered? तो फ्रेंड्स ये कैसा केस है? This is a case of continuous supply of
सर्विस, जहां पे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन, एमबीएम केयरटेकर्स। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रहा है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट से पता पड़ रहा है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कौन सा है? इट इज फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जन। ठीक है, तो अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता चल रहा है या ड्यू डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अगर पता पड़ रहा है, ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से, तो दैट डे इज द लास्ट डे ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। मतलब हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सो आवर आंसर इन दिस केस इज 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 नंबर इसमें लिखा है। Therefore, in the given case, MBM caretakers should issue quarterly invoices on or before 1st April, 1st July, 1st October and 1st Jan. Fine. Aggregate turnover of Sangri Services Delhi exceeded 20 lakhs on 12th August. 12 अगस्त को 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। मतलब वो क्या हो गया, लायबल टू रजिस्ट्रेशन। He applied for registration on 3rd September. 12 अगस्त को लायबल हो गया, 3rd सितंबर को अप्लाई कर दिया, मतलब विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 6 सितंबर। 6 सितंबर को क्या मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट ऑल्सो सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग द पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो फ्रेंड्स, अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर, जो हमारे केस में क्या है, 12 अगस्त। फ्रेंड्स, रिवाइज इनवॉइस कौन से पीरियड की इशू करनी है? सो 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर, मतलब जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, इस बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसका रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना है, ताकि आपके जो रेसिपिएंट हैं उनको क्या मिल सके, क्रेडिट मिल सके। लेकिन कितने पीरियड में रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करनी है? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे, कितने पीरियड में रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करनी है। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन आ गया 6 सितंबर को, वहां से 1 महीने के अंदर विद इन 1 मंथ आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर देनी है, मतलब 6 अक्टूबर तक आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, दो अलग चीजें हैं। रिवाइज्ड इनवॉइस किस पीरियड की इशू करनी है? तो आपने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, जिस दिन आपका जीएसटी नंबर आ गया, इस पीरियड के बीच में जितने भी इनवॉइसेस थे, 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस थे, उनका आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे। लेकिन रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना आप स्टार्ट कब करोगे? जब आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा तब। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया? वो आया 6 सितंबर को। तो बोला है कि 6 सितंबर से विद इन 1 मंथ आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर देना है। 6 अक्टूबर तक सारे रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर देना है। कौन से पीरियड की रिवाइज्ड इनवॉइस? 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू किए उनको रिवाइज कर देना है। क्या रिवाइज करना है? उसमें आपको आपका जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप एक बार रीड करेंगे एक्सरसाइज से। Shyam Fabrics has opted for composition levy in the current financial year. It has approached you for advice whether it is mandatory for it to issue tax invoice. You are required to advise him. उसने composition levy लिया है श्याम फैब्रिक्स ने। तो जो composition levy वाला होता है, क्या वो कस्टमर से टैक्स चार्ज करता है? नहीं, वो तो टर्नओवर का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट को पे कर देता है। अब टर्नओवर का स्पेसिफाइड परसेंटेज अगर गवर्नमेंट को पे करना है और कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करना है, तो क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। वो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। हमने पढ़ा था कि जब भी ट्रांजैक्शन में टैक्स नहीं लगता है तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी है। क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। सो 9th नंबर में योर आंसर इज बिल ऑफ सप्लाई शुड बी इशूड। फ्रेंड्स, 10th नंबर से लेके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस थियरी बेस्ड क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड नहीं है। मतलब जो हमने ऊपर थियरी पढ़ी वही है, सेम है ना। तो इसको आप ऊपर जो थियरी पढ़ेंगे, अगर आप थियरी एक बार रिवाइज करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएंगे। इसमें कोई केस स्टडी नहीं है, जैसे 6, 7, 8, 9 में था वैसा कुछ भी खास इसमें नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो वी आर डन विद योर चैप्टर।
and in the next lecture we will be starting with your next chapter.